हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। ठीक है, और आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं 10th क्लास का जो है रसायन विज्ञान, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धातुओं की प्राप्ति तथा धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो धातु होती हैं, ठीक है, तो प्रकृति में क्या होती हैं कि किसी न किसी जो है रूप में कंपाउंड के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी की जो मिट्टी होती है, यानी भूपर्पट्टी जिसको हम कह सकते हैं, उसमें प्रकृति के रूप में जो या तो तत्व के रूप में मिलेंगे या कंपाउंड के रूप में, यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं यौगिक के रूप में। ठीक है, और जिन यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि कहीं कहीं कुछ ऐसे कंपाउंड जो पाए जाते हैं जिनमें से धातुओं को अलग करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अयस्क कहते हैं या ओर कहते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले धातुओं के वे यौगिक जिनसे धातुओं को अलग किया जा सकता है उसे हम अयस्क कहते हैं, तथा जिन यौगिकों से धातु को अलग नहीं किया जा सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, और इसी के आधार पे कहा गया है कि सभी अयस्क को खनिज कह सकते हैं, जबकि सभी खनिज को अयस्क नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर है कि जितने भी अयस्क हैं उन सबको खनिज कह सकते हैं, जबकि सभी खनिज को अयस्क नहीं कह सकते हैं। ठीक, तो देखिए, हमेशा क्या होता है कि जो धातु होती हैं वो मतलब मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले अगर मान लीजिए हम लोग अगर बात करते हैं कि जैसे अगर कोई चट्टान है, पत्थर है, ठीक है, और उसमें कोई धातु के जो कंपाउंड है वो उपस्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, क्रशिंग करना पड़ेगा, यानी पीसना पड़ेगा। ठीक है, यानी सबसे पहले धातुओं को क्या करेंगे, फर्स्ट पे धातुओं का यानी क्या बोलते हैं, अयस्क का पीसना। ठीक है, अयस्क को पीसेंगे। ठीक है, अयस्क का, ठीक है, पीसना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अयस्क को पीस लेंगे। पीसने के बाद दूसरा हम उपाय करेंगे अयस्क का, ठीक है, अयस्क का सांद्रण। अयस्क का क्या करेंगे, सांद्रण करेंगे। ठीक है, मैंने अयस्क को जो है हम लोग अब सांद्रित करेंगे। तो देखिए, अयस्क का जो सांद्रण होता है वो मुख्य रूप से जो है 4 विधियों के द्वारा होता है। ठीक है, जिनमें से आपको पढ़ना है यहाँ पे 3 विधि के द्वारा। ठीक है, तो देखिए, तो पहला है गुरुत्वीय पृथक्करण। ठीक है, तो गुरुत्वीय पृथक्करण में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग किसी भी, जैसे अगर कोई है धातु है, वो भारी धातु है और उसमें जो पानी में घुलनशील अशुद्धियाँ मिली हुई हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम अब बात करते हैं, जैसे देहात में अगर गेहूं को जैसे हम लोग कैसे धोते हैं कि अगर पानी बह रहा है और उसमें अगर हम गेहूं को धोएंगे, तो जैसे लोग जन नदी के किनारे जो लोग होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो धोती ले लेते हैं और धोती को 2 साइड से पकड़ लेते हैं। ठीक है, और धोती को पकड़ने के बाद अब उसमें नदी में जो है क्या होता है कि उसमें धोती में ही गेहूं को गिरा देते हैं और उसको जो है हाथ से रगड़ते रहते हैं, ताकि जो गेहूं के अंदर जो मिट्टी है, धूल के कण हैं, वो पानी में घुल जाए और वो पानी के साथ बह के बाहर निकल जाए और गेहूं जो उसमें बर्तन में धोती में रह जाता है। ठीक, ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग अगर घर में गेहूं धोते हैं, ठीक, तो होता क्या है कि गेहूं जो होता है कि वो नीचे बैठ जाता है और अशुद्धि जो होती है, जितना भी जो हल्की अशुद्धियां होती हैं वो ऊपर रहती है, जिसको हम छान के अलग कर लेते हैं। ठीक है, तथा जो है अगर जो मिट्टी रहेगा तो पानी में घुला रह जाता है और फिर हम गेहूं को छान के अलग कर लेते हैं और जितने कंकड़ पत्थर हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार जो ग्रेविटी विधि द्वारा होता है, ग्रेविटी यानी जो है हम कह सकते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या होता है कि अगर किसी नाली में जो है अगर जल बह रहा है और उसमें हम किसी धातु के कंपाउंड को या यौगिक को जब उसमें हम धोते हैं, तो जितनी भी उसमें अशुद्धियां हैं, जैसे मिट्टी है, धूल के कण हैं, वो सब जो है पानी में घुल करके वो बह जाते हैं और हमें कंपाउंड जो है, यौगिक जो है वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो हमें जो है प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो एक तो ये विधि है।
दूसरा विधि ये है कि यदि हाँ इसमें जो है अगर हम कह सकते हैं कि गुरुत्वीय विधि में गुरुत्वीय पृथक्करण में किसका हम लोग अध्ययन करते हैं, किसका अलग करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि SnO2 का, ठीक है, यानी स्टैनिक क्लोराइड का, स्टैनिक ऑक्साइड का, और दूसरा होता है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, Fe3O4, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड का, ठीक है, Fe3O4 भी इन दोनों का जो है हम लोग क्या करते हैं, पृथक्करण करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है जैसे टीन और ये आयरन लोहा, ये दोनों क्या होता है, भारी होता है, ठीक है, और इसमें जो भी मिट्टी या धूल के कण जो घुले रहेंगे वो पानी के साथ क्या हो जाएंगे, बह के दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो सांद्रण का जो है पहला विधि क्या हो गया कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ठीक है। दूसरा आते हैं कि फेन प्लवन विधि, या जिसको हम लोग कह सकते हैं कि झाग प्लवन विधि, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी कंपाउंड, जैसे जो ऑक्साइड, जिसको क्या कहते हैं सल्फाइड वाले, ठीक है, तो देखिए इसमें जो होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हम पिसा हुआ जो कंपाउंड है, ठीक, तो देखिए होता क्या है कि एक हम बड़ा सा टैंक लेते हैं, ठीक, इसमें एक छेद वाली जो है इसमें पाइप लेते हैं और जिससे इस प्रकार जो है वो छेदा किया गया हो, ठीक है, और देखिए इसमें ऐसे जो है होल बने हों, ठीक, देखिए ऐसे होल बने हों, ठीक है। और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस पाइप को नीचे रख देते हैं और यहाँ पर अयस्क रख देते हैं, ठीक है, अयस्क का पाउडर, और उसके बाद हम इसमें क्या भर देते हैं, जल, ठीक है। आज जैसे इसमें जल भर करके और उसके बाद यहाँ से हम क्या भेजते हैं, वायु, ठीक है, तो वायु को जैसे ही हम इसमें भेजते हैं, ठीक है, तो ये पानी जो होता है वो पूरा क्या होता है, ये पूरा एक में मिल जाता है, ठीक है, मिल जाने के वजह से इसमें पूरा का पूरा क्या हो जाता है, झाग बन जाता है, ठीक। अब झाग बनने की वजह से इसमें जितने भी, हाँ इसमें थोड़ा सा और हम करते हैं क्या कि इसमें थोड़ा सा तेल मिला देते हैं, ठीक है, तेल, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर कौन सा तेल आएगा, क्रियोसेट तेल, ठीक है, यानी क्रियोसेट ऑयल या चीड़ का तेल जिसको कह सकते हैं, ठीक है। तो चीड़ का तेल इसमें मान लीजिए कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, अयस्क का पिसा हुआ पाउडर लेंगे, उसको हम बर्तन में रख लेंगे, उसके बाद से हम पाइप लगाएंगे, पाइप लगाने के बाद इसमें पानी भरेंगे, अब पानी भरने के बाद इसमें कुछ लेयर तक इसमें क्या करेंगे, तेल, ठीक है, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे, किसका, चीड़ का तेल, ठीक है, और चीड़ का तेल डालने के बाद हम इसमें हवा जो है पास करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही इस विलयन में हवा पास करते हैं ये पूरा विलयन एक में क्या हो जाता है, पूरा मिक्स हो जाता है, ठीक है, और मिक्स होने के बाद इसमें झाग के रूप में जो अयस्क है यानी जो शुद्ध है वो आकर के तेल में क्रिया करके तेल के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, और जुड़ने के बाद जब ये तेल के ऊपर हो जाता है, जितने भी हल्की अशुद्धियाँ जैसे मिट्टी है या धूल के कण है वो सब क्या होता है, पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि बाद में इस झाग को छान करके और फिर उसको हम सुखा लेंगे, तो इस विधि को हम लोग कहते हैं फेन प्लवन विधि या झाग प्लवन विधि, ठीक है, कि झाग के द्वारा अयस्कों को हम क्या करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ ये शुद्ध नहीं है, अभी जो है कंपाउंड को यानी यौगिक को हम अलग कर रहे हैं, ठीक है। और एक विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास, ठीक है, अगर कह दिया जाए कि पिसा हुआ आटा है और उसमें क्या किया जाए कि उस पिसे हुए आटे में अगर मान लीजिए कि अगर लोहे के जो पाउडर है, कण है, चूर्ण है, वो उसमें मिल जाए, ठीक है, तो होता क्या है कि अगर उसमें मिला हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उसको लेंगे, ठीक है, और उसमें एक पेपर लेंगे और पेपर पे उसको बिछाएंगे, ठीक है, और उस पर चुंबक लगा करके चुंबक से ऐसे 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 घुमा के और सारा जो है लोहे का कण है उसको चिपका लेंगे, ठीक है। तो एक तो ये विधि है चुंबकीय विधि। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई बोरा हो, बहुत ज़्यादा अलग करना हो, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पर एक जैसी चक्की होती है तो हम एक मैग्नेटिक रोलर बनाएंगे, ठीक है, देखिए ऐसे, ठीक। तो होता क्या है कि इसको हम लोग थोड़ा सा और दूर बनाते हैं, सॉरी, देखिए अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे मैग्नेटिक एक रोलर बनाते हैं, ठीक, इस पे एक लगा देते हैं बेल्ट, ठीक है, जिसमें इसको हम M से दिखा देते हैं और इसको भी M से दिखा देते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर हम क्या लगा दें, एक जो है जैसे ड्रॉपर हम कह सकते हैं कि इसको ऐसे रहेगा, ठीक है, और इसी में हम लोग भरेंगे, ठीक,
क्या बोलते हैं, जो अयस्क का जो पाउडर है इसमें हम भरेंगे। अब भरने के बाद इसको मोटर को हम लोग चालू कर देंगे, जिससे मोटर जो है वो इधर को मूव करेगा, माने ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही इस पर गिरेगा इस पर आएगा, चूंकि चुंबक लगा हुआ है तो ये चुंबक क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा। और इस जो ये जो बेल्ट क्या बोलते हैं, जो पुलिया है, बेरिंग है, इस बेरिंग पे क्या है, चुंबक है। ठीक है, तो चुंबक इसको आकर्षित किया हुआ है, और इसमें जो बेल्ट है, पट्टा जिसको कह सकते हैं, तो ये जैसे चमड़े का, या जैसे आप देखते हैं ट्यूबवेल पे जो है लगाया जाता है, जो ट्यूबवेल पे पानी वानी चलाने के लिए जो पट्टा होता है प्लास्टिक का, या ठीक है, तो उसको हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, तो जिसके वजह से जो चुंबकीय पदार्थ है वो आकर के इसके पास गिरेगा। ठीक है, ऐसे गिरेगा, और जो हल्की अशुद्धियां हैं उसमें धूल उल के कण वो दूर उड़ करके दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार विधि को हम लोग अलग करने की विधि को क्या बोलते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके क्लास में जो है वो 3 विधि पढ़ना था। एक तो विधि पढ़ना था ग्रेविटी विधि, यानी गुरुत्वीय गुरुत्वीय विधि। ठीक है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में ये होता है कि बहते हुए जल में अगर हम लोग किसी धातु के अयस्क को धोते हैं, ठीक है, तो उसमें जो हल्की अशुद्धियाँ होती हैं वो पानी में घुल के बह जाती हैं, और जो अयस्क भारी होने की वजह से वो नीचे बैठ जाता है। दूसरा जो होता है कि विधि हम लोग कह सकते हैं कि फेन प्लवन विधि, यानी झाग प्लवन विधि। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहते हैं कि अयस्क के पाउडर को, ठीक है, एक ड्रम में भर करके और उसमें पानी भर करके, और उसमें एक पाइप के द्वारा हम लोग क्या, उसमें थोड़ा सा और ऊपर तेल भर करके, और एक पाइप के द्वारा उसमें जब जैसे ही हवा पास करते हैं तो वो पानी में मिक्स हो जाता है, जिसके कारण जो अयस्क होता है वो तेल के साथ चिपक करके और झाग के रूप में ऊपर आ जाता है, तथा जो अशुद्धियाँ होती हैं, यानी मिट्टी के या धूल का कण जो होता है वो पानी में घुला रह जाता है। ठीक है, जिसके कारण, ठीक है, कि अब उस झाग को हम लोग छान करके अलग कर लेते हैं। ठीक, तीसरा विधि ये आता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, चुंबक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चुंबक का प्रयोग करने से चूंकि कम मात्रा में है तो हम लोग हाथ से भी अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में है उसको अलग करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम ऐसे जो है एक चक्की जैसे, यानी जिसको मैग्नेटिक रोलर कहते हैं, तो इसको हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, अब बना लेने के बाद उसके बाद हम लोग इस पर रख करके, जैसे आटा वाली चक्की होती है जिसमें, या हम कह सकते हैं कि धान दरने वाली, जिसको देहात में देखते होंगे, तो धान इसमें रख दिया जाता है और इसको जो है धीरे से रेगुलेटर से कंट्रोल करके इसमें गिराया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद पिसाता है। तो ठीक वही चीज़ जो है यहाँ पे धान जो है दरने वाली वैसा जो रहते हैं वैसे उसमें लगा देंगे और इसको ऐसे कर देंगे, जिससे हल्की अशुद्धियाँ दूर चली जाएंगी और जो चुंबकीय पदार्थ होगा वो पास में गिरेगा। ठीक है, चुंबक के पास में। चलिए, तो हमने सीख लिया कि कोई अयस्क है तो सबसे पहले अयस्क का क्या करेंगे, सांद्रण करेंगे। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा और जानना है कि धातु, अब देखेंगे कि धातु के गुण के आधार पे तो धातु कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो देखिए धातु जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक तो होता है कि बहुत अभिक्रियाशील धातु, दूसरा होता है थोड़ा मध्यम अभिक्रियाशील धातु, और तीसरा होता है निम्न अभिक्रियाशील धातु। ठीक है, इसमें हम धातु लिखना भूल गए हैं तो लिख देते हैं धातु। इसमें भी धातु हो जाएगा और इसमें भी क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। ठीक, तो देखिए होता क्या है कि ये उच्च यानी बहुत अधिक अभिक्रियाशील होगा। ठीक है, यानी जो तुरंत जो है अभिक्रिया कर ले, तो वो क्या हो जाएगा कि उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके अयस्क को हम लोग गला देते हैं। ठीक है, या तो हम पानी में घोल दें या उसको गर्म करके गला दें, पिघला दें। ठीक है, तो इसको हम लोग गलित अवस्था में अगर रहेगा और उसी समय में उसमें विद्युत पास करते हैं, ठीक है, तो वे सभी धातुएं कैथोड पर जा करके इकट्ठा हो जाती हैं, यानी वो हमें शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, अब होता क्या है, कैथोड क्या होता है, तो जैसे आप घरों में देखे होंगे कि बिजली में 2 तार होते हैं। ठीक है, एक तो होता है मेन फेस, दूसरा होता है अर्थ, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये, तो देखिए जो अर्थ होता है यानी प्लस चार्ज, इसको हम लोग बोलते हैं एनोड। ठीक है, और जो माइनस होता है यानी जो मेन फेस होता है उसे हम बोलते हैं
कैथोड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब भी अगर हम किसी ऐसे अयस्क को इसकी गलित अवस्था में जब इसको एक ड्रम में भर करके जैसे हम इसमें विद्युत पास करते हैं तो कैथोड पर ये शुद्ध धातुएं जा करके कीचड़ के रूप में, मड के रूप में इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या कहते हैं, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने सीखा कि अगर कोई बहुत अभिक्रियाशील धातु है तो उसके अयस्क से उस धातु को कैसे अलग करेंगे, तो उच्च अभिक्रियाशील धातु की सबसे पहले उस धातु को गलाएंगे। गलित अवस्था में हम क्या करेंगे कि उसमें विद्युत अपघटन करेंगे, यानी विद्युत पास करेंगे। आप विद्युत जैसे ही पास करते हैं उसके कैथोड पर जो होता है क्या होता है, शुद्ध धातु जाकर के इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं मध्यम अभिक्रियाशील धातु जो होती हैं वो उसका कैसे अलग करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसमें जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु हैं उसके अयस्क हमें दो प्रकार के मिलेंगे। ठीक है, पहला हमें मिलेगा कार्बोनेट अयस्क और दूसरा वाला मिलेगा हमें सल्फाइड अयस्क। ठीक है, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं कि एक MS, ठीक है, एक MS टाइप का, M मतलब क्या होता है, मेटल यानी धातु, और S जो है क्या है, सल्फर है। ठीक है, सल्फाइड यानी MS टाइप का मिलेगा, और ये मिलेगा MCO3 प्रकार का। ठीक है, मतलब ये जो मिलेगा मेटल कार्बोनेट मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग दो तरह से गर्म करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो कार्बोनेट होगा, ठीक है, उसका हम लोग क्या करेंगे, निस्तापन या प्रगलन कर सकते हैं। ठीक है, तो निस्तापन किसे कहते हैं, जिसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। ठीक है, तो अगर किसी अयस्क को, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है और उसको ऑक्साइड में, जैसे मान लो कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर कोई कंपाउंड है हम लोग देखा अभी सांद्रण किए, और सांद्रण से मान लीजिए कि उसमें कुछ तो नमी होगा, और नमी को कैसे दूर किया जाता है, तो अगर कार्बोनेट वाला होगा तो उसको हम ऑक्सीजन नहीं देंगे, क्या करेंगे, उसको ऐसे ही गर्म करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक भट्टी बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि ऐसे है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम आग जलाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अयस्क को रखेंगे। ठीक है, और ये भट्टी कुछ ऐसे होगा जिसको हम लोग बोलते हैं परावर्तनी भट्टी। ठीक है, तो देखिए जैसे ही हम इधर से आग जला रहे हैं तो ये आग यहाँ जल रही है और इसकी लौ इधर को जा रही है। ठीक है, तो लौ इधर को जा रही है, तो लौ से यहाँ पे गर्म हो रहा है, यानी ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म हो रहा है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ओवन। ठीक है, ओवन में जैसे होता है ना कि जो जिसमें खाना बनता है, ओवन पकाया जाता है, शहरों में इस्तेमाल किया जाता है, तो उस ओवन में यानी ओवन टाइप का ये होगा, यहाँ से निकलेगा और यहीं पे इसको क्या किया जाएगा, गर्म कर लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ से धुआं निकल जाएगा, तो इसको बोलते हैं परावर्तनी भट्टी। ठीक है, तो देखिए इसको अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर गर्म कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, निस्तापन। ठीक है, यानी यदि किसी अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है, धातु ऑक्साइड में, तो इस प्रक्रिया को, इस विधि को क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रगलन। ठीक है, तो कभी कभी ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम अगर कोई धातु है, ठीक है, इसको हम लोग एक बड़ा सा ड्रॉर ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे, ठीक है, यहाँ पे सीढ़ी नुमा होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं कोयला, और इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं, तो इसको पदार्थ को क्या करते हैं, गलाते हैं, गर्म करके और गलाते हैं। तो जैसे ये गल के जाता है तो ये अशुद्धियाँ जो होती हैं इसमें हम कोयला रख देते हैं, जिसको बोलते हैं कोक। ठीक है, तो कोयला इसमें अशुद्धि को क्या करेगा, अपने ऊपर अवशोषित कर लेगा, और जो धातु है वो पिघल करके धीरे से नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे हम ग्राही ले करके इसमें हम इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, प्रगलन। ठीक है, तो हम प्रगलन के द्वारा या निस्तापन के द्वारा इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा वाला आ जाते हैं कि यहाँ पे अगर सल्फाइड ओर है, ठीक है, तो सल्फाइड अयस्क है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सल्फाइड अयस्क को अब किस में बदलना है, ऑक्साइड में। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। किसकी उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे तो इसको क्या करते हैं, रोस्टिंग। रोस्टिंग जैसे मान लीजिए कोई चीज़ रोस्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है उसको रोस्ट करते हैं, जैसे भूनते हैं, तो उसके क्या होता है, जैसे आग यहाँ पे मान लीजिए कि कोई चीज़ है, इसमें आग ऐसे जला रहे हैं। ठीक है, इसके उपस्थिति में जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे पा रही है, आग जल रही है, इसी की उपस्थिति में इसको गर्म करके यानी भूनेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। ठीक है, यानी अगर किसी मतलब अयस्क को, ठीक है,
ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको गर्म किया जाता है और गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, भर्जन या रोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भर्जन की क्रिया के द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है। ठीक है, अर्थात हमने सीखा क्या कि कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है, जबकि है ना सल्फाइड अयस्क को किस में बदला जाता है, भर्जन द्वारा ऑक्साइड में। अब चलिए तो मान लीजिए धातु ऑक्साइड है, तो धातु ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, जैसे M है और O। ठीक है, मतलब अगर एक मेटल है और उसके साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा होगा, चाहे एक या दो भी जुड़ सकता है, तो अब धातु ऑक्साइड कितने प्रकार का हो सकते हैं, तो M2O2 हो सकता है, या M2O3 हो सकता है, या M2O5 हो सकता है। मतलब ये धातु के कितने हैं, ऑक्साइड हैं। ठीक, अब जैसे ही हमें धातु ऑक्साइड मिल जाता है तो इसका हम लोग क्या करते हैं, अपचयन। ठीक है, अपचयन में पढ़े होंगे कि यदि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन अगर निकलता हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपचयन, और यदि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चूंकि हमें शुद्ध धातु प्राप्त करना है तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, अपचयन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें इसमें कुछ ऐसी अशुद्धि मिलाना पड़ेगा जिसके वजह से ये जो कंपाउंड है इसका ऑक्सीजन दूसरा कोई क्या करे, उसको अवशोषित कर ले, यानी इससे ऑक्सीजन जैसे ही छीन लेगा तो ये क्या किस में बदल जाएगा, धातु में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ जो है हम किसी के द्वारा जो है अपचयन कराते हैं, जैसे मान लीजिए कोक के द्वारा, कोयला के द्वारा अपचयन कराते हैं, या एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन कराते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं कि गलित जो है लवण का जो है हम लोग विद्युत अपघटन करते हैं। ठीक है, या उसका हम अमलगम बना देते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अमलगम क्या होता है, तो जब किसी भी धातु को किसी मरकरी के साथ अगर जो है मैंने मिला दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, अमलगम। ठीक है, जैसे जिंक के साथ मिला दिया जाए तो जिंक अमलगम, सोडियम के साथ मिला दिया जाए सोडियम और क्या बोलते हैं मरकरी को, तो इसमें क्या हो जाएगा, सोडियम अमलगम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि उसका धातु का अपचयन कर लेंगे, यानी उसको ऑक्सीजन से बाहर निकाल लेंगे, और जैसे ही आप चयन करेंगे उससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं, देखते हैं तीसरा विधि। तीसरे विधि में क्या होता है कि यदि कोई बहुत ही माने निम्न यानी कम क्रियाशील, ठीक है, धातु है, तो कम क्रियाशील धातु है तो उसका मुख्य रूप से किसमें मिलेगा, उसको सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलेगा। और सल्फाइड अयस्क को हम लोग क्या करते हैं, भर्जन की क्रिया, जैसा कि अभी हमने बताया कि यदि किसी क्या बोलते हैं कि यौगिक को यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, भर्जन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, और जब जैसे ही हम भर्जन करेंगे तो इससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी जब उसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ऑक्साइड अपने आप उड़ जाएगा, और जब उड़ जाएगा तो हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग जो है हम लोग पढ़े कि अयस्क और क्या बोलते हैं कि खनिज। ठीक है, और खनिज और अयस्क में अंतर, और दूसरा हम लोग पढ़े कि किसी भी अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे करेंगे। ठीक है, तो अयस्क से धातु का निष्कर्षण की विधि को हम लोग कहते हैं मेटलर्जी। ठीक है, यानी मेटलर्जी कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, हाँ हम लोग कुछ बताना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर चैनल को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छा से अच्छा ज्ञान जो है प्रोवाइड करें और हमारा भी हौसला बढ़ेगा, और ताकि आपको अच्छे से अच्छा जो है ज्ञान लेते आएँ। ठीक है, और हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक जो है मानो 4 से 5 दिन में आप 10th क्लास का जो है सारा जो है वीडियो बना करके और आपको बना दें, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में जो है अच्छे से अच्छा जो है रिजल्ट अपना दें। ठीक है, और अच्छा परफॉर्मेंस दें। तो इसलिए अगर आप लोग ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हमने आज क्या पढ़ा, तो देखिए अयस्क का जो है, अयस्क किसी भी अयस्क से हम लोग धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अयस्क को हम लोग पीस लेते हैं। दूसरा विधि हम लोग क्या करते हैं कि अयस्क का सांद्रण करते हैं। तो अयस्क का सांद्रण कितने विधियों द्वारा होता है, तो पहला होता है गुरुत्वीय पृथक्करण, दूसरा होता है फेन प्लवन यानी झाग प्लवन विधि,
तीसरा होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, तो ये तीनों जो है, हाँ एक ध्यान रखना है कि एक अयस्क पे ये तीनों का तीनों विधि लागू नहीं होगा, इन तीनों में से कोई एक लागू होगा। ठीक है, मतलब तीनों में से कोई एक जाए, या तो चुंबकीय विधि लागू हो जाए, या फेन उत्प्लवन विधि लागू हो जाए, या हम कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि लागू हो जाए, मतलब तीनों में से कोई एक लागू होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग को लिख लेना है। ठीक है, और उसके बाद से हम देखेंगे कि वो धातु कौन सा है। ठीक है, तो अगर वो बहुत अधिक अभिक्रियाशील वाला होगा तो उसको हम पिघला करके और उसमें विद्युत पास कर देंगे, तो उससे हमको धातु अलग हो जाएगी। ठीक है, कैथोड पे जाके इकट्ठा हो जाएगी। अगर धातु मध्यम अभिक्रियाशील है, तो मध्यम अभिक्रियाशील है तो उसके अयस्क का हम लोग देखेंगे कि वह किस प्रकार का अयस्क है। तो अगर कार्बोनेट है तो उसका निस्तापन करेंगे, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसको गर्म करेंगे। अगर सल्फाइड अयस्क है तो उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे, तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो उसे हम भर्जन कहते हैं। हाँ, अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो उसे निस्तापन कहते हैं। अब ये भर्जन और निस्तापन से हमें क्या मिल जाता है, धातु ऑक्साइड मिल जाता है। धातु ऑक्साइड का हम लोग फिर क्या करते हैं, अपचयन कर देते हैं। जैसे ही अपचयन करते हैं हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। अब फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, शोधन कर लेंगे। ठीक है, धातुओं का शोधन, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि रिफाइनिंग ऑफ धातु। ठीक है, या दूसरा जो है, अगर मान लीजिए कि निम्न अभिक्रियाशील धातु हैं तो उनके क्या होगा, सल्फाइड अयस्क होंगे। और सल्फाइड अयस्क का हम लोग भर्जन करेंगे, और जैसे ही भर्जन करेंगे उसके बाद से फिर हम लोग क्या करते हैं, उसका विद्युत अपघटन करके हमें शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि अब यहाँ पे धातु का शोधन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए धातु का शोधन में क्या करते हैं कि हम अशुद्ध धातु को एनोड बनाते हैं, अशुद्ध धातु क्या बोलते हैं, कैथोड बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें एक जो है बॉक्स, एक जो है बर्तन लेंगे, और इसमें एक हम लोग क्या करेंगे, कैथोड, और दूसरा ले लेंगे एनोड। ठीक है, तो कैथोड पे अभी बताए हैं कि माइनस, और एनोड पे क्या होता है, प्लस। ठीक है, तो जो एनोड होगा, ठीक है ना, एनोड, ठीक, तो ये क्या होगा, अशुद्ध धातु होगा। क्या होगा, अशुद्ध धातु। ठीक है, लेकिन जो कैथोड होगा वो किसका बना होगा, ये इसको हम लोग बोल सकते हैं कैथोड। ठीक है, और ये किसका बना होगा, शुद्ध धातु का। ठीक है, शुद्ध धातु का। अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमें धातु का अपचयन करने से जो धातु प्राप्त हुई है, ठीक है, तो हम इसको पुनः फिर से जल में घोलेंगे, और जल में घोलने के बाद इसमें फिर विद्युत पास करेंगे, तो वो सभी के सभी धातुएं जो है जो शुद्ध होंगी वो आकर कैथोड पे आकर के क्या हो जाएंगी, इकट्ठा हो जाएंगी। यानी हम कह सकते हैं कि सभी धातु जो है वो क्या है, शुद्ध है। थोड़ा बहुत अगर अशुद्धि होगी तो वो फिर क्या चला जाएगा, एनोड पर। ठीक है, क्योंकि अशुद्धियों पर क्या होता है कि ऋणावेश चार्ज होता है, और ऋणावेश हमेशा कहाँ जाएगा, धनावेश की तरफ। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ठीक है, और आप सबका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।